दोस्तों नमस्कार। आप लोग कैसे हैं? उम्मीद है कि शानदार ज़बरदस्त जिंदाबाद होंगे। जहां कहीं पर होंगे आपकी पढ़ाई बेहतर तरीके से चल रहा होगा, किसी भी समस्याओं का सामना नहीं करना पड़ रहा होगा और आप अपने लक्ष्य की ओर अग्रसर होंगे। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि यह जो बायोलॉजी का मेंडल बैच चल रहा है, यह बैच LT GIC UP TGT PGT बिहार PGT SSB को ध्यान में रखकर चलाई जा रही है। यह बैच जहां आपको शिक्षक बनने में मदद करेगी, वहीं यह बैच नीट जैसी परीक्षाओं के लिए बेहद ज़रूरी है। तो दोस्तों पिछली वीडियोज़ में हमने आपसे बात किया था कि मेंडल के ऑटोबायोग्राफी के बारे में बात किया था और ढेर सारी चीज़ें वहां जानने का हमने प्रयास किया था और हमने वहां देखा था किस तरीके का जेनेटिक्स का ओरिजिन होता है, किस तरीके से, और साथ ही साथ वहाँ हमने देखा था कि जेनेटिक्स के जो इंट्रोडक्शन है वो क्या कुछ कहता है। आपने देखा था कि वहाँ पर हेरिडिटी और वेरिएशन जैसे शब्दों को लेकर के पूरे जेनेटिक्स को एक क्लासिफाइड किया गया था, बताया गया था, डिफाइन किया गया था। आज उस जेनेटिक्स का एक बहुत मेजर पार्ट कह सकते हैं जिस पर कि पूरी जेनेटिक्स डिपेंड है। अगर इसकी जानकारी आपको नहीं हो पाता है तो समझिए कि आपको पूरे जेनेटिक्स की जानकारी नहीं हो पाएगी। इसलिए आपको आज का जो वीडियो है ये बेहद महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट है। अगर आपको जेनेटिक्स जीरो नहीं आता है तो आप समझिएगा यह जो आज की क्लासेज है ये आपको पूरे जेनेटिक्स समझाने में मदद करेगी। इसलिए इस वीडियोस को देखने से चूकिएगा मत, देखिएगा ज़रूर, और अच्छा लगेगा तो मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। दोस्तों आज का जो वीडियोज़ है वो वीडियोज़ है सम इम्पॉर्टेंट टर्म्स ऑफ जेनेटिक्स। जेनेटिक्स के जो इम्पोर्टेंट टर्म्स हैं दोस्तों, आज उसी के बारे में हम आपसे बात करेंगे। आपको पता है कि अगर किसी की जो मुख्य बातें हैं, किसी के बारे में अगर जानना है तो उसके मुख्य बातों को जान जाए तो शायद उसके बारे में हम बेहद तरीके से, अच्छे तरीके से जान सकता हूँ। इसी इम्पोर्टेंट टॉपिक्स में कुछ टॉपिक्स हैं जिस पर आज हम डिस्कस करने के लिए आपसे जुड़े हैं। पहला टॉपिक्स है फैक्टर। जानेंगे कि फैक्टर क्या होता है और फैक्टर की भूमिका क्या है पूरे जेनेटिक्स में, उसे जानेंगे। दूसरा जानेंगे एलील क्या होता है, एलील्स के बारे में जानेंगे, देखेंगे कि एलील टर्म्स किसने क्वाइंड किया, ये सब सारी चीज़ें हम बात करेंगे। तीसरा बात करेंगे हम होमोजाइगस क्या कंडीशन क्या होता है, और चौथा बात करेंगे हेट्रोजाइगस कंडीशन क्या होता है। फिर बात करेंगे हेमीजाइगस कंडीशन क्या होता है, और फिर बात करेंगे फिनोटाइप क्या होता है। फिर बात करेंगे आपसे जीनोटाइप क्या होता है। फिर आपसे बात करेंगे कि फिनोकॉपी क्या होता है, और लास्ट में हम आपसे बात करेंगे कि हाइब्रिड विगर क्या होता है। हमारी कोशिश है कि हम इन सभी टॉपिक्स को एक वीडियोज़ में आप तक लेकर आऊं और आपको एकदम पूरी क्लियर कट कॉन्सेप्ट के साथ आपको चीज़ों को बताने का एकदम प्रयास करूं, क्योंकि यही जेनेटिक्स के कोर पॉइंट्स हैं। अगर ये जेनेटिक्स में आपको नहीं समझ में आया तो फिर आपको जेनेटिक्स में क्या समझ में आया, ये आपको जानना पड़ेगा और ये आपको देखना पड़ेगा और सोचना पड़ेगा। तो हम करते क्या है कि 1 बाय 1 चीज़ों को एक एक करके उठाएंगे और हम आपको डेफिनेशन के साथ हम चीज़ों को बताते हुए आगे निकलने का प्रयास करेंगे। अगर आपको लगे कि हमारे लिए यह चीज़ें ज़रूरी हैं तो आप वीडियोस को पॉज करके उसे आप राइट डाउन भी करते चलेंगे।
और इसके बियॉन्ड भी अगर आपको लगता है कि हमें कुछ जानने की ज़रूरत है तो उसे भी चीज़ें हम बताने का प्रयास करेंगे। हम कुछ नए टर्मिनोलॉजी के साथ हर एक जो बेसिक कॉन्सेप्ट हैं वो सब चीज़ें बताने के साथ साथ हम आपके साथ जुड़े रहेंगे। तो सबसे पहले हम आते हैं फैक्टर के बारे में जानते हैं। ये जानते हैं कि क्या होता है फैक्टर। सबसे पहले हम इसे देखते हैं। तो पहला टॉपिक है आपका फैक्टर। ये फैक्टर टर्म्स कहाँ से आया, क्या होता है फैक्टर, फैक्टर का जेनेटिक्स में भूमिका क्या है, इसे हम देखेंगे। आप देखे होंगे एक टर्म्स आया था हेरिडिटी, और वहाँ हमने बताया था कि पेरेंट्स का कैरेक्टर ऑफस्प्रिंग में, संतानों में ट्रांसफ़र होना, जाना क्या कहलाता है, हेरिडिटी कहलाता है। और आपको बताऊं कि उस हेरिडिटी जो कैरेक्टर का ट्रांसफ़र हो रहा है उसमें इस फैक्टर का बहुत बड़ा योगदान है। अगर हम कहें कि हेरिडिटी का यूनिट फैक्टर है तो ये सही बात है। मतलब पहला पॉइंट निकल के आया फैक्टर के बारे में कि इट इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। इट इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी। यह हेरिडिटी का एक यूनिट है एंड आल्सो रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। ठीक है, फैक्टर इज ए यूनिट ऑफ हेरिडिटी और रिस्पॉन्सिबल फॉर इनहेरिटेंस एंड अपीयरेंस ऑफ कैरेक्टर। देखिए, समय समय पर वैज्ञानिक आते रहे और इस फैक्टर को अपने तरीके से क्या हो गया, डिफाइन करते रहे। इसी में एक वैज्ञानिक आते हैं जिनका नाम है जॉनसन साहब आते हैं और इस फैक्टर जो टर्म्स था इसको इन्होंने क्या कहा कि भैया ये दरअसल फैक्टर को ही हम क्या कहते हैं, जीन नाम देते हैं। जॉनसन साहब ने कहा कि जो फैक्टर है दरअसल वही क्या है, जीन है। जॉनसन के बाद जब मेंडल साहब आते हैं, कि आपको पता है मेंडल के बारे में, हमने पूरा, अगर न पता हो तो आप वीडियो जाकर के पीछे देख सकते हैं। मेंडल साहब ने इस फैक्टर को एलिमेंट कहा है और इसी एलिमेंट को मेंडल ने क्या कहा, फैक्टर कहा। अब आपसे प्रश्न पूछेगा कि जो जीन है, जीन को फैक्टर किसने किया या एलिमेंट किसने कहा, तो प्रश्न उत्तर क्या होगा, मेंडल साहब ने कहा। फिर एक साइंटिस्ट आते हैं टी.एच. मॉर्गन। नहीं, यहां तक देखते हैं पहले। मेंडल तक की कहानी शायद आपको चीज़ें समझ में आ गई होंगी। ठीक है, तो मैंने कहा कि मेंडल के बाद जब मेंडल का समय बीता तो फिर एक साइंटिस्ट हुए टी.एच. मॉर्गन, जिसको आपने देखा होगा कि उन्होंने ड्रोसोफिला पर अपने एक्सपेरिमेंट को किया था और ढेर सारे कॉन्सेप्ट को उन्होंने प्रपोज किया, जो कि पिछले वीडियोज में ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। टी.एच. मॉर्गन साहब आते हैं। टी.एच. मॉर्गन ने इस फैक्टर को दो भागों में कैटेगराइज कर देते हैं। एक को कहते हैं डोमिनेंट फैक्टर और दूसरे को उन्होंने कहा कि भैया एक और फैक्टर होता है जो कि कैसा होता है, रिसेसिव होता है। अब डोमिनेंस क्या होता है, रिसेसिव क्या होता है। डोमिनेंस का मतलब है कि जब वो कैरेक्टर जो पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में गए और अपने कैरेक्टर को, अपनी क्वालिटी को शो कर दिए। जैसे हमने कहा कि पिताजी की आंख बिल्ली जैसी थी,
यदि बेटे की आंख भी बिल्ली जैसी हो गई तो हम कहेंगे कि दरअसल यह डोमिनेंट कैरेक्टर है पिताजी का बेटे में। लेकिन अगर वहीं पर पिताजी की आंख बिल्ली की तरह है और माताजी की आंख बेटे का आंख बिल्ली की तरह नहीं हुआ तो हम क्या कहेंगे, रिसेसिव हो गया, दब गया। तो जो कैरेक्टर अगले जनरेशन में दिखाई पड़ रहे हैं हम उसे डोमिनेंट फैक्टर कहेंगे, और जो नहीं दिखाई पड़ रहे हैं उसे हम क्या कहेंगे, रिसेसिव फैक्टर कहेंगे। तो टी.एच. मॉर्गन ने क्या कहा कि इस फैक्टर को दो भागों में कैटेगराइज करके एक डोमिनेंट दिया टर्म्स, दूसरा दिया रिसेसिव। और डोमिनेंट में इन्होंने डोमिनेंट को हमेशा कैपिटल लेटर में शो किया, डोमिनेंट को हमेशा इन्होंने कैपिटल लेटर में शो किया, और जो रिसेसिव था उसे क्या किया, स्मॉल लेटर में शो किया। ये थे टी.एच. मॉर्गन और फैक्टर का कॉन्सेप्ट। दूसरी जो टर्म्स है, ये पूरा देखिए डायग्रामेटिक चीज़ें हैं, आप इसे बेहतर तरीके से उतार भी सकते हैं और जान भी सकते हैं। दूसरे टर्म्स को हम जानते हैं एलील्स के बारे में। अच्छा, फैक्टर को अगर आपसे डिफाइन करने के लिए कहा जाए तो शायद कर लेंगे कि इट इज़ अ यूनिट ऑफ हेरिडिटी विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द इनहेरिटेंस and appearance of character known as factor. Terms factor given by Mendel's, first of all Mendel's known as element. Factor terms gene given by Johnson. Factor are classified two category by the T.H. Morgan, dominant and recessive. ठीक, दूसरा टर्म्स है एलील। एलील क्या है इसे देखते हैं और जानने का प्रयास करते हैं। पहली बात, जो एलील टर्म्स है, इस टर्म्स को दिया था बटसन साहब ने। ठीक है, जानिएगा, अगर आपसे कोई प्रश्न पूछे कि एलील टर्म्स को किसने दिया तो आप बताएंगे कि एलील टर्म्स को बटसन साहब ने दिया था। क्या कुछ कहा बटसन ने? हम एलील्स के साथ साथ एक और टर्म यही समझेंगे जिसे कहते हैं हम नॉन एलील। पहले हम एलील को समझ जाएंगे, फिर एकदम क्लियर हो जाएगा कि नॉन एलील क्या होते हैं, उसे हम बहुत बेहतर तरीके से समझ जाएंगे। बटसन ने कहा एलील्स को इस तरीके से डिफाइन कहा कि जो टर्म्स जीन है, इसी जीन को इन्होंने बेस बनाया। एलील को डिफाइन करने के लिए जीन को बेस बनाया गया, और कैसे डिफाइन किया गया उसे देखते हैं। कहा गया कि अल्टरनेटिव फॉर्म्स ऑफ जीन which is located on same position of homologous chromosome. होमोलॉगस क्रोमोसोम, इन्होंने कहा कि जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म में अरेंज होना किसी होमोलॉगस क्रोमोसोम पर क्या कहलाता है, एलील्स कहलाता है। पहले समझते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम क्या है। आप जानते हैं कि जो क्रोमोसोम होते हैं वो ऑलवेज पेयर फॉर्म में पाए जाते हैं, जोड़ी में पाए जाते हैं। मान लेते हैं कि एक क्रोमोसोम ए है, एक पेयर का क्रोमोसोम, एक क्रोमोसोम ए है, दूसरा क्या है, बी है। ये हमेशा किस कैटेगरी में है, होमोलॉगस कंडीशन में है। और ये है इसका सेंट्रोमियर, ये तो बटसन ने कहा
मान लेते हैं दो जीन हैं, एग्जाम्पल के तौर पर हम लेते हैं दो जीन, फॉर एग्जाम्पल समझते हैं दो जीन हैं, एक है कैपिटल टी दूसरा है कैपिटल टी, और एक पेयर है कैपिटल टी स्मॉल टी का, एक पेयर है स्मॉल टी का, इस तरीके से ढेर सारे जीन हैं। हमने कहा कि उन्होंने कहा कि जीन का अल्टरनेटिव फॉर्म में अरेंज होना। अल्टरनेटिव फॉर्म का मतलब है कि अगर एक जीन पर एक जीन कैपिटल टी यहाँ पर है तो दूसरे जीन की सेम पोजीशन पर दूसरा जीन यहाँ होना चाहिए। अगर ऐसी स्थिति है, अगर ऐसी स्थिति दिख रही है तो हम कहेंगे कि ये एक दूसरे के क्या हैं, एलील हैं। ठीक है। इसी तरह मान लेते हैं ये एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है और होमोलॉगस क्रोमोसोम पर ये है आपका सेंट्रोमियर, एक जीन यहाँ पर है कैपिटल टी और दूसरा जीन यहाँ पर। अगर इस तरीके की सिचुएशन है तो हम कहेंगे ये किस रूप में है, एलीलिक रूप में है। इसी तरह मान लेते हैं एक ये आपका होमोलॉगस क्रोमोसोम है और उस पर इसका ये सेंट्रोमियर है और एक जीन यहाँ पर मान लेते हैं स्मॉल टी है और दूसरा यहाँ पर। पोजीशन सेम होना चाहिए, अगर है तो उसे क्या कहेंगे, एलील कहेंगे। अब शायद चीज़ें आपको समझ में आई होंगी। यहीं पर एक टर्म्स है नॉन एलील, नॉन एलील, इसे भी समझ लेते हैं। हमने कहा कि जो जीन हैं, मान लेते हैं एक जीन है कैपिटल टी या स्मॉल आर कुछ भी ले लेते हैं। हमने कहा कि अगर जीन का ये मान लेते हैं होमोलॉगस क्रोमोसोम है और इस होमोलॉगस क्रोमोसोम का ये क्या है, सेंट्रोमियर है। हमने कहा कि अगर एक ही मान लेते हैं ये क्रोमोसोम ए है, ये क्रोमोसोम बी है और ये दोनों किस कंडीशन में है, होमोलॉगस में है। हमने कहा कि एक जीन मान लीजिए कैपिटल टी यहाँ पर है और दूसरा कैपिटल टी मान लीजिए उसी क्रोमोसोम के इस पोजीशन पर हो गया। अगर ऐसी कंडीशन कहीं देखने के लिए मिल रही है तो हम इसे कहेंगे कि भैया ये किस कंडीशन में है, नॉन एलीलिक कंडीशन में है। पहली बात। दूसरी बात, मान लीजिए कि यह एक होमोलॉगस क्रोमोसोम है, क्रोमोसोम ए और क्रोमोसोम बी है, दोनों होमोलॉगस हैं। ठीक है। और ये इसका सेंट्रोमियर है। हमने कहा कि मान लीजिए एक कैपिटल आर यहाँ पर है और मान लीजिए ये कैपिटल आर दूसरे क्रोमोसोम नंबर पे यहाँ पर हो गया। इस कंडीशन में भी अगर हैं तो हम इसे क्या कहेंगे, नॉन एलील कहेंगे। तो शायद एलील और नॉन एलील आपको बेहतर तरीके से समझ में आई होंगी। अगर आई हैं तो बहुत अच्छी बात है। तीसरी टर्म्स हम देखते हैं। अच्छा, थोड़ा सी इसमें और बात है। इसमें तो अभी तो हमने इसके डिफिनेशन के लेवल पर और आपके समझने पर लेवल से हमने आपसे काम किया है और चीज़ों को जाना है। अब आते हैं अगले टर्म्स पर, हम आते हैं होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस के कंडीशन पर। देखिए, पहले हम होमोजाइगस की बात कर लेते हैं। होमोजाइगस क्या है, इसे समझने से पहले हम इसके टर्म को समझने का पूरी तरीके से प्रयास करते हैं। हमने कहा कि यहाँ पर अगर इसके टर्म्स को देखा जाए तो इसमें दो टर्म्स हैं, एक तरफ है होमो और दूसरा टर्म है जाइगस। होमो का मतलब होता है सेम और जाइगस का मतलब होता है जाइगोट का बनना। सेम यहां बात कर रहा है कैरेक्टर से, और यहां एक चीज ये समझेंगे कि जाइगोट बनता कैसे है। आपको पता है कि जाइगोट बनने में
गैमिट भाग लेता है। जाइगोट बनने में कौन भाग लेता है? गैमिट भाग लेता है। तो हम होमोजाइगस कंडीशन को समझ रहे हैं। होमोजाइगस कंडीशन में जो गैमिट जाइगोट के फॉर्मेशन में भाग ले रहा है वो कैरेक्टर के लेवल पर सेम होंगे। इसका मतलब ये हुआ अगर एक गैमिट कैपिटल टी है तो दूसरा भी कैसा होना चाहिए? कैपिटल टी होना चाहिए। अगर एक गैमिट कैपिटल आर है तो दूसरा कैसा होना चाहिए? कैपिटल आर होना चाहिए। यदि एक गैमिट कैपिटल टी है तो दूसरा कैसा होना चाहिए? कैपिटल टी होना चाहिए। इस तरीके की सिचुएशन अगर कहीं भी देखने के लिए मिल रही है तो हम उसे क्या कहेंगे? होमोजाइगस नाम देंगे। ठीक है। और इस प्रकार के होमोजाइगस गैमिट्स से जो जाइगोट बनेगा उसे हम होमोजाइगोट कहेंगे। ठीक है। आइए देखिए इसे डिफाइन करते हैं। इसको डिफिनेशन कैसे लिखेंगे? ठीक है। आपको पता है, नहीं पता है तो हम बता रहे हैं कि इसको डिफाइन कैसे करने की बात करते हैं। हमको पता है कि किसी भी जाइगोट का निर्माण गैमेट के फ्यूजन से होता है। ठीक है। तो हो गया, कहानी तो बन गई। तो लिख सकते हैं कि इफ अ जाइगोट इज फॉर्म by fusion of two gametes या fusion of gametes having identical character known as homozygote and organism developed by this gamete known as homozygous। ये है इसका डिफिनेशन। ये क्या है? इसका डिफिनेशन है। ठीक है। तो कैरेक्टर में सेम होना चाहिए, कैरेक्टर में डिफरेंशिएशन नहीं होना चाहिए। अगर कैरेक्टर में डिफरेंशिएशन होगा तो वो हेट्रोजाइगोट की कंडीशन क्रिएट हो जाएगी। तो क्या लिखा कि इफ अ जाइगोट इज फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ टू गैमेट्स और गैमेट्स हैविंग आइडेंटिकल कैरेक्टर known as homozygote and organism developed by this gametes या this zygote लिख सकते हैं, this zygote known as homozygous। इतनी बात समझ में आई होगी। ठीक है। तो आइए चलते हैं हेट्रोजाइगस को समझते हैं। इसी की अपोजिट है हेट्रोजाइगस। देखते हैं हेट्रोजाइगस। ठीक है। हेट्रो भी दो शब्द हैं, एक शब्द है हेट्रो और दूसरा शब्द है जाइगस। जाइगस का मतलब होता है जाइगोट का फॉर्मेशन और हेट्रो का मतलब क्या है? डिफरेंट कैरेक्टर वाले। डिफरेंट कैरेक्टर वाले क्या? गैमेट्स। अब इसी से समझते हैं।
हमने कहा कि कोई जाइगोट बनना है और वो जाइगोट होगा कब? हेट्रोजाइगस होगा। हेट्रोजाइगस का मतलब है डिफरेंट कैरेक्टर्स के गैमेट्स को आपस में क्रॉस कराया जाए, हाइब्रिड कराया जाए, उससे जो नया कैरेक्टर का ऑफस्प्रिंग आ रहा है वो क्या कहलाएगा? हमारा हेट्रोजाइगस कहलाएगा। तो अब यहां पर है इस जाइगोट का फॉर्मेशन गैमिट्स के फ्यूजन से होगा और ये जो गैमिट है कैरेक्टर के लेवल पे क्या होगा? डिफरेंट होगा। इसका मतलब अगर हम समझने की कोशिश करें एग्जाम्पल के द्वारा, तो अगर एक गैमेट्स कैपिटल टी है तो डिफरेंट होना चाहिए स्मॉल टी, एक गैमेट कैपिटल आर है तो डिफरेंट होना चाहिए स्मॉल आर, एक गैमेट कैपिटल वाई तो दूसरा क्या होना चाहिए? स्मॉल वाई। इस तरीके की कंडीशन जहां भी देखने के लिए मिले आपको तो आप कहेंगे वो किस कंडीशन में है? हेट्रोजाइगस के कंडीशन में है। कभी कभी क्या होता है मेल कैपिटल आर हो जाता है, फीमेल स्मॉल आर हो जाता है, इसे समझेंगे। ये होमोजाइगस के कंडीशन में है और ये भी होमोजाइगस के कंडीशन में है। लेकिन अगर कैपिटल आर स्मॉल आर हुआ तो इसे क्या कहेंगे? हेट्रोजाइगस की कंडीशन कहेंगे। अब इसे डिफाइन कैसे करेंगे? जस्ट अपोजिट क्या लिखेंगे? इफ अ गैमीट formed by fusion of if a zygote formed by fusion of gamete having, अब वहां क्या था? आइडेंटिकल कैरेक्टर, यहां क्या है? डिफरेंट कैरेक्टर, known as homozygote and organism developed from this zygote called as या known as हेट्रोजाइगस। ये है पूरी कहानी हेट्रोजाइगस की कि इफ अ जाइगोट फॉर्म बाय फ्यूजन ऑफ गैमेट्स हैविंग डिफरेंट कैरेक्टर्स नोन एज होमोजाइगोट एंड ऑर्गेनिज्म डेवलप फ्रॉम दिस जाइगोट इज नोन एज हेट्रोजाइगस कंडीशन। देख लीजिए, कंडीशन में मिस्टेक ना होने पाए वरना आपकी सारी की सारी कॉन्सेप्ट क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। अगर हम आपसे पूछें कि अगर मान लीजिए यहाँ पर एक है कैपिटल डब्लू और दूसरा है कैपिटल डब्लू, तो किस कंडीशन में है? होमो की कंडीशन में है। अगर यहाँ पर कैपिटल डब्लू और स्मॉल डब्लू हो जाए तो हेटेरो की कंडीशन में है। ये बातें समझ में आपको आनी चाहिए। तो होमोजाइगस हो गया, हेटेरोजाइगस हो गया, एक टर्म्स और बचा है हेमीजाइगस, उसे भी देख लेते हैं। टर्म्स है हेमीजाइगस। यहां भी हेमी का मतलब है भैया सिंगल से, और जाइगस का मतलब है जाइगोट। इसका मतलब ये है कि जो जाइगोट बन रहा है उस जाइगोट के बनने में देखिएगा, हमने कहा ये बन रहा है जाइगोट, और जाइगोट के बनने में क्या भाग ले रहे हैं? गैमीट। अब इसमें जो गैमीट, दो गैमीट भाग ले रहे हैं,
उसमें प्रत्येक गैमिट कैरेक्टर में डिफरेंट हो। कैरेक्टर में क्या हो, ये भी कैरेक्टर में डिफरेंट हो और ये भी कैरेक्टर में क्या हो, डिफरेंट है। इसका मतलब ये है कि दोनों गैमिट्स कैसे होना चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। कैसे होने चाहिए, अलग अलग होने चाहिए। इसका मतलब ये है कि अगर हम बात कर ले 6 क्रोमोसोम इन मेल में, 6 क्रोमोसोम इन मेल में बात करें तो आप वी फाइंड दैट एक क्रोमोसोम होता है एक्स और दूसरा होता है वाई। ये दोनों कैरेक्टर में क्या है, एक दूसरे से एकदम डिफरेंट है। मतलब ये भी सिंगल है और ये भी कैसा है, सिंगल कैरेक्टर रखने वाला क्या है, ये आपका जीन है। अगर ऐसी सिचुएशन देखने के लिए मिल रहा है तो हम उसे क्या कहेंगे, हेमीजाइगस कहेंगे। तो इसे हम डिफाइन किस तरीके से करेंगे, इसके डिफिनेशन को देख लेते हैं। हम इसे डिफाइन करेंगे कि इफ इंडिविजुअल having only one gene of a pair, एक इंडिविजुअल जो पेयर्स में केवल एक जीन रख रहा है, then individual said to be हेमीजाइगस। तो हम क्या कहेंगे, इंडिविजुअल को हेमीजाइगस कहेंगे। इफ इंडिविजुअल्स हैविंग ओनली वन जीन्स ऑफ ए पेयर देन इंडिविजुअल सेड टू बी हेमीजाइगस इन कंडीशंस। बातें समझ में आपको आई होंगी। अगर आपसे एग्जाम्पल पूछे तो आप लिख सकते हैं कि जो मेल होता है, जो मेल गैमिट्स होता है, जो मेल इंडिविजुअल्स होता है वो कैसा होता है, जो मेल इंडिविजुअल्स है वो कैसा है, वो हेमीजाइगस के कंडीशन में है। एक चीज़ और यहीं पे जान जाते हैं, अगर कभी आपसे पूछे कि होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस टर्म किसने दिया, भाई पूछ सकता है, पूछा भी है। तो याद रखेंगे होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस टर्म किसने दिया है, बटसन ने दिया है। याद रख लेंगे कि बटसन गिव्स होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस टर्म्स। ये तो हो गई बात किसकी, हेमीजाइगस की। अब बात बची है फिनोटाइप, जीनोटाइप। अब बात कहाँ बची है, देख लेते हैं। इसे आज इस वीडियो में नहीं देखेंगे, अगले भाग में देखेंगे कि कौन कौन सी बात अभी हमारे पास बची हुई हैं बात करने के लिए। हम दो चीज़, क्योंकि वीडियो लंबा हो जाएगा। अभी जो हमारे पास बची हुई बातें हैं वो है फिनोटाइप के बारे में है, वो है जीनोटाइप के बारे में है, वो है फिनोकॉपी के बारे में बात है, वो है हाइब्रिड विगर के बारे में बात है। ये बड़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है। और एक है इनब्रीडिंग डिप्रेशन। ये जो 5 टॉपिक हैं, इन 5 टॉपिक को हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे क्या करेंगे, बात करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चीज़ें आपको समझ में आई होंगी, मुझे पूरी विश्वास है और हमारी पूरी कोशिश है कि हम आपको ऐसे ही बेहतर कंटेंट आप लोगों तक पहुंचाने की प्रयास करूं। यकीन मानिए, अगर आपको जेनेटिक्स आता ही नहीं है तो हम आपको जेनेटिक्स को याद कराने और समझाने का पूरी प्रयास करेंगे। बस चैनल को सब्सक्राइब करें, लोगों तक आप लाइक करें और लोगों तक शेयर करने का एकदम प्रयास करें और कमेंट के साथ मेरा उत्साहवर्धन करते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।